आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़कर न्यूज 18 इंडिया लगातार देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। इस बीच रूस के पड़ोसी और नेटो के सदस्य देश लातविया ने रूस को आतंकवाद फैलाने वाला देश करार दिया। वहां की संसद ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें कहा गया कि रूस ने यूक्रेन में नरसंहार को अंजाम दिया। और रूस के पड़ोस में बसे इस छोटे से देश ने आंखें तरेड़ते हुए पूरी दुनिया को बता दिया कि पुतिन ने यूक्रेन में जो किया वो आतंकवाद से कम नहीं। यानी पुतिन जिसे 5.5 महीने से सैन्य अभियान बता रहे हैं, लातविया ने उसे प्रायोजित आतंकवाद कह दिया और अपनी संसद में रूस को एक आतंकवाद फैलाने वाला देश घोषित कर दिया। उसने आरोप लगाया कि रूसी सेना यूक्रेन में लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार रही है। पुतिन की फौज ऐसे खतरनाक बमों का इस्तेमाल कर रही है जिनसे बड़ी संख्या में यूक्रेन के नागरिकों की जान जा रही है। लातविया ने तो रूस पर प्रतिबंधित बमों के इस्तेमाल का भी आरोप लगा दिया और उसने ये दावा भी किया कि पुतिन ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका मकसद किसी भी तरह यूक्रेन को घुटनों पर लाने का है। रूस को आतंकवाद फैलाने वाला देश घोषित करने वाले लातविया ने यूक्रेन में हुए ऐसे कई हमलों का जिक्र किया जिनमें कई लोगों के मारे जाने का दावा किया गया था और इन हमलों में मारियोपोल के थिएटर पर हुआ हमला भी शामिल था। यूक्रेन ने दावा किया था कि मारियोपोल के थिएटर पर रूस ने इतना खतरनाक बम गिराया था कि वहां सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। कुछ ऐसा ही हमला यूक्रेन के क्रमनचुक शहर पर भी हुआ था जिसमें मिसाइलों ने एक शॉपिंग मॉल को आग के गोले में बदल दिया था। दावा किया गया था कि उस हमले में 20 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जबकि क्रमातोर्स्क शहर के भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर रूस की तरफ से दागी गई मिसाइल से 52 से ज्यादा लोगों की जान जाने का दावा किया गया था। और यूक्रेन पर हुए इन्हीं हमलों को एक एक कर गिनाते हुए लातविया ने सांसदों ने रूस को आतंकवाद फैलाने वाला देश घोषित कर दिया और साथ ही यूरोपियन यूनियन से रूसी नागरिकों का वीजा बंद करने की अपील भी की। यूक्रेन की जंग के 5.5 महीने से ज्यादा हो जाने के बाद महज 19 लाख की आबादी वाले एक देश ने पुतिन की बखिया उधेड़ कर रख दी। कभी यूक्रेन की तरह ही सोवियत संघ का हिस्सा रहे लातविया ने पूरी ठसक के साथ रूस को आतंकवाद का समर्थक देश बता दिया, जबकि इस छोटे से देश की सीमा रूस और बेलारूस दोनों से लगी हुई है। लातविया 1991 तक सोवियत संघ का हिस्सा था और उसके टूटने के बाद एक आजाद देश बना। 2004 में लातविया नेटो का सदस्य बना था और शुरू से ही ये देश यूक्रेन के युद्ध के लिए रूस को लताड़ लगा रहा। जंग की शुरुआत में तो इसने एक प्रस्ताव पारित कर अपने नागरिकों को यूक्रेन में रूस के खिलाफ लड़ने की छूट तक दे दी थी। इधर आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल के दफ्तर के बाहर विरोध जताया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एमसीडी में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उपराज्यपाल के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में एक बस और कार की टक्कर हो गई जिसमें 20 लोग घायल हो गए। कर्नाटक के मंगलुरु में कुछ छात्रों के माता पिता ने आरोप लगाया कि स्कूल में उनके बेटों के हाथों से जबरन राखी उतरवाई गई। हालांकि बताया गया कि बाद में स्कूल प्रबंधन ने इस मामले में माफी मांग ली। दिल्ली पुलिस ने एक ड्रग्स की तस्करी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया और 4 किलो हेरोइन के साथ एक आरोपी को पकड़ लिया। अमेरिका के न्यूयॉर्क से यह बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मशहूर लेखक सलमान रश्दी पर भरी सभा में चाकू से जानलेवा हमला हुआ है। 75 साल के सलमान रश्दी न्यूयॉर्क के चुटोक्वा शहर में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे और जैसे ही वो मंच पर पहुंचे, हमलावर ने स्टेज पर चढ़कर उन पर चाकू से हमला कर दिया और वो वहीं गिर पड़े। न्यूयॉर्क पुलिस ने जो प्रेस रिलीज जारी किया है उसके मुताबिक अमेरिका के वक्त के हिसाब से सुबह करीब 11 बजे सलमान रश्दी का कार्यक्रम चल रहा था और अचानक एक संदिग्ध आदमी स्टेज की तरफ दौड़ा और उसने सलमान रश्दी पर वो टूट पड़ा और उसने एक के बाद एक उनकी गर्दन पर कई वार कर दिए। इस दौरान उनकी गर्दन से तेजी से खून बहने लगा, जिसके बाद सलमान रश्दी को तुरंत हेलीकॉप्टर की मदद से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। इस दौरान पुलिस ने हमलावर को भी गिरफ्त में ले लिया है, जिसके सिर में भी गंभीर चोटें आई हैं। बताया गया कि सलमान रश्दी को कई बार हमले की धमकी मिल चुकी थी। तो 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूयॉर्क में किस तरीके से सलमान रश्दी पर हमला हुआ जब वो एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। जैसे ही वो मंच पर पहुंचे, एक संदिग्ध व्यक्ति मंच की तरफ आगे बढ़ा और उसने कुछ सेकंड के अंदर ताबड़तोड़ 15 से 20 बार उनकी गर्दन के ऊपर कर दिए, जिसके बाद उनकी गर्दन से खून बहने लगा और उन्हें तुरंत हेलीकॉप्टर की मदद से नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया। लेखक सलमान रश्दी की हालत कैसी है और उन्हें कहां भर्ती कराया गया है, इस पूरे मामले में न्यूयॉर्क की गवर्नर का बयान आया है। Salman Rushdie was attacked on a stage in Western New York just before he was about to give a speech. He is alive. He has been transported, airlifted to safety. But here's an individual who has spent decades
speaking truth to power, someone who's been out there unafraid, despite the threats that have followed him his entire adult life, it seems. वहीं सलमान रश्दी पर हुए हमले को लेकर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि मुझे अभी पता चला कि न्यूयॉर्क में सलमान रश्दी पर हमला हुआ है। मैं सच में स्तब्ध हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। वो पश्चिमी देश में रह रहे हैं और 1989 से उनकी रक्षा की जा रही है। अगर उन पर हमला हो सकता है तो इस्लाम की आलोचना करने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला किया जा सकता है। मैं चिंतित हूं। इस बीच सलमान रश्दी पर हमले की चश्मदीद का बयान सामने आया है, जिसमें उसने बताया कि उस वक्त वहां क्या हुआ था। I was heading down into the base of the amphitheater to take a seat for the morning lecture, and a male human came and attacked Salman Rushdie. I thought that he was stabbed about 6 to 8 times before they were able to grab a hold of the perpetrator. And then I was pretty much frozen in my steps and took quite a few minutes to even just get myself to a seat to sit down because there was just nobody knew what to do. सलमान रश्दी पर हुए हमले को करीब 33 साल पुराने उपन्यास द सैटनिक वर्सेस से जोड़कर देखा जा रहा है। भारत में जन्मे सलमान रश्दी का चौथा उपन्यास द सैटनिक वर्सेस साल 1988 में प्रकाशित हुआ था, जिसके बाद मुस्लिम देशों ने सलमान रश्दी पर पैगंबर के अपमान का आरोप लगाया था और किताब को बैन कर दिया गया था। किताब के विरोध के चलते भारत में भी द सैटनिक वर्सेस की खरीद और बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसके एक साल बाद यानी साल 1989 में ईरान की तरफ से सलमान रश्दी के खिलाफ फतवा जारी किया गया था। ईरान के तत्कालीन सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने सलमान रश्दी की हत्या करने वाले को 24 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। जैश-ए-मोहम्मद के गिरफ्तार आतंकी के उत्तराखंड के देहरादून लिंक्स भी सामने आए हैं। एटीएस की टीम देहरादून में भी छापेमारी कर रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, जैश का जो आतंकी सहारनपुर से पकड़ा गया था उसका देहरादून कनेक्शन भी सामने आया है और कई जानकारियां सामने आई है, जिसके बाद एटीएस की तरफ से देहरादून में छापेमारी की जा रही है। आतंकी को लेकर कई स्लीपर सेल के सुराग भी हाथ लगे हैं। सहारनपुर से जैश के इस आतंकी को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इस वक्त देहरादून से ये बड़ी खबर है, जहां पर जैश-ए-मोहम्मद के गिरफ्तार आतंकी को लेकर देहरादून लिंक सामने आने के बाद वहां पर कार्रवाई की जा रही है। उधर भारत ने सीमा पर चीन और पाकिस्तान की हरकतों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वायुसेना को धार देनी शुरू कर दी। खबर है कि जल्द ही सुखोई 30 लड़ाकू विमानों को इजरायल का ब्रह्मास्त्र माने जाने वाली मिसाइल से लैस किया जाएगा और दुश्मनों के होश उड़ाने के लिए इजरायल की इस डर्बी मिसाइल का नाम ही काफी है, क्योंकि इसे दुश्मन के इलाके में गए बिना दूर से ही दागा जा सकता है और इसका निशाना इतना सटीक है कि ये उस टारगेट का भी काम तमाम कर सकती है जिसका दूरी की वजह से फाइटर जेट के पायलट सही अंदाजा नहीं लगा पाते। मतलब ये मिसाइल अपने ताकतवर रेडार का इस्तेमाल कर बिना रास्ता भटके दुश्मन के ठिकाने तक पहुंचती है और तबाही मचा देती है। ऐसे में भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमानों पर इस मिसाइल की तैनाती होने से पाकिस्तान और चीन की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है और बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक की जरूरत पड़ने पर यह मिसाइल सेना के लिए बहुत कारगर हथियार साबित हो सकती है, क्योंकि यह करीब 140 किलोमीटर दूर से अपने दुश्मन को निशाना बनाने की ताकत रखती है और फाइटर जेट से दागे जाते ही यह करीब 5000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय टारगेट की ओर बढ़ती है। दावा है कि इसमें मौजूद ताकतवर रेडार की मदद से हवा में ही इसकी दिशा भी बदली जा सकती है। साथ ही मौसम खराब होने पर भी इस मिसाइल की रफ्तार और निशाने पर कोई असर नहीं पड़ता। इस मिसाइल की लंबाई करीब 3.5 मीटर होती है, जबकि इसका वजन 118 किलो। इधर बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता फिर सड़कों पर उतरे। शिक्षक भर्ती मामले और अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी नेताओं ने कोलकाता समेत कई शहरों में ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया और राज्य के कई जिलों में प्रदर्शन किया। सीबीआई गिरफ्तार टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को कोलकाता के कमांड अस्पताल लेकर गई, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स के विजेताओं से मिलेंगे। सुबह 11 बजे पीएम अपने आवास पर भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि बर्मिंघम में भारत ने 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों के बर्मिंघम रवाना होने से पहले उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की थी, उनका हौसला बढ़ाया था और अब एक बार फिर से पीएम मोदी पदकवीरों से मिलकर उन्हें शाबाशी देंगे। सुबह 11 बजे पदकवीरों से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस बीच इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी ओला इलेक्ट्रिक जल्द ही भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी का उत्पादन शुरू करने की योजना बना रही है। यह जानकारी कंपनी के एक अधिकारी ने दी। भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी का आयात किया जाता है, जिसकी वजह से भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का दाम बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर देश में ही बैटरियां बनने लगीं तो दो फायदे होंगे। पहला, उनका दाम दूसरे देश से आने वाली बैटरियों से कम होगा और दूसरा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का दाम खुद ब खुद घटेगा। ओला इलेक्ट्रिक कंपनी के अधिकारी ने भी यही उम्मीद जताई और दावा किया कि ओला इलेक्ट्रिक कंपनी जल्द ही भारत में सस्ती लिथियम आयन बैटरी बनाने की प्लानिंग कर रही है, जिसके बाद वो भारत में अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत 25 से 30% तक कम कर पाएगी। यही नहीं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में लगने वाली बैटरी भी 40% सस्ती हो सकती है, क्योंकि मौजूदा वक्त में भारत की इलेक्ट्रिक कंपनियां चीन, ताइवान और जापान जैसे देशों से बैटरी मंगाती हैं, जिससे इलेक्ट्रिक गाड़ियों के दाम बढ़ जाते हैं। यही नहीं, बैटरी महंगी होने की वजह से इलेक्ट्रिक गाड़ियां पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों से कहीं ज्यादा महंगी है। भारत की ओला इलेक्ट्रिक कंपनी इसी परेशानी को दूर करने की प्लानिंग कर रही है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि ओला सबसे पहले इन बैटरियों को दोपहिया गाड़ियों में इस्तेमाल करेगी, जिसके लिए कंपनी ने अपनी फैक्ट्री में एक इनोवेशन सेंटर बनाया है, जहां बैटरी डिजाइनिंग पर काम चल रहा है। और माना जा रहा है कि 2023 तक बैटरी का उत्पादन शुरू भी हो जाएगा, जो भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बाजार के लिए खुशखबरी होगी। क्योंकि भारत में बैटरी बनने की शुरुआत होने के बाद इलेक्ट्रिक गाड़ियों के दाम घटने लगेंगे और वो कीमत के मामले में पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों को टक्कर दे पाएंगी। केंद्र सरकार ने पिछले साल ही दावा किया था कि भारत जल्द ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी के उत्पादन में नंबर 1 बन जाएगा, क्योंकि इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। यही नहीं, भारत सरकार को उम्मीद है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने के मामले में भी हम बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ देंगे। यूक्रेन जंग के बाद दुनिया में ऊर्जा संकट बढ़ गया है और इसी वजह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की अहमियत काफी बढ़ चुकी है, क्योंकि जब लोग बैटरी से चलने वाली गाड़ियां चलाएंगे तो पेट्रोल की गाड़ियों की डिमांड घटेगी, जिससे तेल संकट कम होने का चांस बढ़ेगा। यानी भारत में बैटरी उत्पादन इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बाजार में नई तेजी लाएगा। यही नहीं, उत्पादन बढ़ने पर उन्हें निर्यात करने का भी प्लान है। बीजेपी अब नीतीश सरकार को घेरने में जुट गई। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कई जिलों में सड़कों पर उतरे और नीतीश कुमार पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए विश्वासघात दिवस मनाया। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव को जेड स्तर की सुरक्षा देने पर सवाल उठाए, लेकिन सीएम ने सरकार के फैसले को सही बताया। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने भी सुरक्षा देने को सही फैसला बताया और बीजेपी पर इस मुद्दे पर बेवजह की राजनीति करने का आरोप लगाया। चीन को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कड़ा संदेश दिया है। भारत चीन मुद्दे पर एस जयशंकर ने कहा कि अगर चीन सीमावर्ती इलाकों में शांति भंग करता है तो इससे हमारे रिश्तों पर असर पड़ेगा। हमारे संबंध सामान्य नहीं है, ये सामान्य नहीं हो सकते क्योंकि सीमा पर स्थिति सामान्य नहीं है। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि सबसे बड़ी समस्या बॉर्डर सिचुएशन की है। हमारी सेना जमीन पर टिकी हुई है। In the border areas, it will have an impact on the relationship. I have said in 2020 and I said in 21 and I continue to say in 22, our relationships is not normal. It cannot be normal if the border situation is not normal. And the border situation right now is not normal. उधर उत्तराखंड के हरिद्वार से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां खेल खेल में गोली चल गई, जिसकी वजह से एक लड़का घायल हो गया। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें देसी तमंचे से गोली चलती दिखाई दी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग एक ऑटो के पास खड़े दिखे, जबकि कुछ उसके अंदर बैठे नजर आए। अंदर बैठा एक लड़का तमंचे को निकालकर उन लड़कों को उसे चलाने का तरीका बताने लगा। तभी गोली चल गई, जो सामने खड़े एक लड़के के पेट में जा लगी। इस घटना के बाद वहां हड़कंप मच गया, जिसके डर से उसके कुछ साथी वहां से भाग निकले, जबकि कुछ वहीं मौजूद रहे। गोली लगने से लड़का बुरी तरह घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तमंचा देखने के लिए देख रहे थे, अचानक उसमें फायर हुआ तो एक के पेट में गोली लगी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गोली चलाने वाले लड़के को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 फरार लड़कों की तलाश में जुट गई। इस बीच कन्हैया हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी हुई। एनआईए ने उदयपुर में हुई दर्जी कन्हैया लाल की हत्या के मामले में 9वें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
मुंबई पुलिस बिना कपड़ों के तस्वीरें खिंचवाने के मामले में घिरे रणवीर सिंह को नोटिस देने के लिए उनके घर पहुंची, लेकिन फिल्म की शूटिंग में व्यस्त होने की वजह से वो घर पर नहीं मिले। इस नोटिस में रणवीर सिंह को 22 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया गया। जुलाई में रिटेल महंगाई दर घटकर 6.71% हो गई। इससे पहले जून में ये 7.01% रही थी। 15 अगस्त को भारत की आजादी के 75 साल पूरे हो रहे इस मौके पर देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव पर केंद्र सरकार हर घर तिरंगा अभियान भी चला रही है। वहीं देश भर में लोग तरह तरह से आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश की ऐतिहासिक इमारतें जश्न आजादी के रंग में रंग चुकी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान का आह्वान किया है, जिसके बाद बीजेपी ने पूरे देश में इस अभियान को जोर शोर से मनाने की रणनीति बनाई। हालांकि 9 अगस्त से ही अभियान शुरू हो गया, जो 15 अगस्त तक मनाया जाएगा। आज गृह मंत्री अमित शाह सुबह 8 बजे दिल्ली के अपने आवास पर तिरंगा लगाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज एक प्रदर्शनी देखेंगे, तो वहीं मेरठ में एक बाइक रैली में भी वो हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने सोशल मीडिया पर प्रोफाइल को बदल दिया है। आरएसएस ने अपनी डिस्प्ले पिक्चर पर तिरंगा झंडा लगाया है। वहीं आरएसएस ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं। आरएसएस ने वीडियो शेयर करते हुए अमृत महोत्सव मनाने की भी अपील की। आरएसएस ने लिखा, स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मनाएं, हर घर तिरंगा फहराएं, राष्ट्रीय स्वाभिमान जगाएं। इस बीच भारत और चीन की सेनाओं ने एलएसी पर तनाव कम करने के लिए एक हॉटलाइन बनाने का फैसला किया। भारत और चीन की वायु सेनाओं के अधिकारियों की बातचीत में यह फैसला लिया गया। सीमा पर तनाव कम करने के लिए दोनों देशों की सेना के अधिकारी कई दौर की बातचीत कर चुके हैं, लेकिन इस बार चुशुल मोल्डो मीटिंग पॉइंट पर हुई बातचीत में हॉटलाइन बनाने से जुड़ा फैसला लिया गया। वैसे तो गलवान हिंसा के बाद से ही पूर्वी लद्दाख में माहौल बिगड़ा हुआ है, लेकिन खास तौर पर पिछले कुछ महीनों में चीन की वायुसेना भारत के सब्र का इम्तिहान ले रही है। खबर है कि कई बार चीन की वायुसेना के फाइटर जेट एलएसी के काफी करीब पहुंच गए। खबर है कि भारत के मिराज भी इस घटना के जवाब में एलएसी के करीब पहुंच गए थे। चीन के फाइटर जेट भारत की हवाई सीमा में घुसने की हिमाकत नहीं कर पाए, लेकिन ये घटनाएं तनाव बढ़ाने वाली जरूर थी। ऐसी घटनाओं की वजह से दोनों देश एलएसी के पास अपनी तैयारियां बढ़ाने में लगे हैं। भारत ने तो रफाल और मिराज के साथ अपनी पूरी ताकत पूर्वी लद्दाख में पहुंचा दी है। खबर है कि भारत के लड़ाकू विमान दिन रात अभ्यास कर रहे हैं। माना जा रहा है कि हॉटलाइन बनाने के कदम से दोनों सेनाएं तनाव कम करने की दिशा में आगे बढ़ पाएंगी। इधर यूपी के सहारनपुर से एक संदिग्ध आतंकी पकड़ा गया। 15 अगस्त से ठीक पहले यूपी एटीएस ने सहारनपुर से एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार कर लिया। खबर है कि पकड़े गए इस आतंकी को नुपुर शर्मा की हत्या की भी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। प्रधानमंत्री मोदी सुबह अपने आवास पर कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। औद्योगिक उत्पादन दर जून में 12.3% रही, जबकि इससे पहले मई में ये 19.3% दर्ज की गई थी। जॉनसन एंड जॉनसन 2023 तक पूरी दुनिया में अपने बेबी टैल्कम पाउडर को बेचना बंद कर देगी। कंपनी का ये पाउडर अमेरिका और कनाडा में साल 2020 में ही बंद हो चुका है। पहले दुनिया भर में दावे किए जाते रहे हैं कि इस बेबी पाउडर के इस्तेमाल से कैंसर होने का खतरा रहता है। इस साल लाल किला पर आजादी का अमृत महोत्सव समारोह खास होगा, क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार स्वतंत्रता दिवस पर स्वदेशी तोपों से सलामी दी जाएगी, जिसमें 25 पाउंडर गन के साथ एक स्वदेशी एडवांस टोड आर्टिलरी गन फायर करेगी। 15 अगस्त पर अब तक हर साल 25 पाउंडर ब्रिटिश गन से सलामी दी जाती रही है, लेकिन इस बार डीआरडीओ की तरफ से बनाई गई तोपों से सलामी दी जाएगी। डीआरडीओ की तरफ से डिजाइन की गई ये गन भारतीय स्वदेशी कंपनियां बना रही हैं। ये दुनिया की सबसे दूरी तक मार करने वाली गन है। ATAGS यानी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम 3 अलग अलग मोड में फायरिंग कर सकती है, जिसमें 1 मिनट में 5 राउंड फायर भी कर सकती है और 1 मिनट में 60 राउंड भी दाग सकती है। दिल्ली में सरेआम चाकूबाजी से लोग दहशत में आ गए। मालवीय नगर में भीड़भाड़ वाले एक इलाके में कुछ बदमाशों ने एक लड़के पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गया। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया, उसमें कुछ बदमाश सड़क पर उस लड़के का पीछा करते नजर आए। जैसे ही वो लड़के के पास पहुंचे, उन्होंने उस पर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे लड़का जमीन पर गिर गया और बदमाश उसे मारने लगे। लेकिन तभी सड़क की दूसरी तरफ से दौड़कर आया एक बदमाश लड़के पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले करने लगा, जबकि वहां मौजूद लोग खड़े होकर ये सब देखते रहे। किसी ने भी लड़के को बचाने की कोशिश नहीं की।
चाकू से किए गए हमले में जब लड़का बेदम होकर गिर गया तब सारे बदमाश वहां से फरार हो गए, जिसके बाद लोगों ने घायल लड़के को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया गया कि बदमाशों ने लड़के से छीना झपटी करने की कोशिश की थी, जिसका उसने विरोध किया था। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश में जुट गई। कोरोना और लंपी वायरस फिर सिर उठाने लगा। केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए राज्यों को कोरोना संकट पर कुछ निर्देश जारी किए, जिनमें ऐसे समारोह के दौरान भीड़ नहीं बढ़ाने को कहा गया। हरियाणा के करनाल में पशुओं में लंपी वायरस के 60 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जिसके बाद वहां गौशालाओं की जांच तेज कर दी गई। अमेरिका में कोरोना नियमों पर कुछ राहत दे दी गई। अब कोरोना पॉजिटिव आने के बावजूद वहां क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन शर्त यह है कि मरीज को बुखार नहीं होना चाहिए। साथ ही स्कूलों में भी किसी के कोरोना पॉजिटिव मिलने पर बाकियों की जांच नहीं की जाएगी। 15 अगस्त से पहले यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जैश-ए-मोहम्मद और तहरीक-ए-तालिबान से जुड़े आतंकी को यूपी एटीएस ने सहारनपुर से गिरफ्तार किया है। संदिग्ध आतंकी नदीम आत्मघाती हमले की फिराक में था। नुपुर शर्मा भी निशाने पर थी। पकड़े जाने के बाद नदीम ने खुलासा किया कि उसे नुपुर शर्मा की हत्या करने का भी टास्क मिला था। फिलहाल उसे जेल भेज दिया गया है। आतंकी के फोन से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जैश आतंकियों के साथ चैट और वॉइस मैसेजेस मिले हैं। आतंकी के करीब दर्जन भर स्लीपर सेल्स के सुराग हाथ लगे हैं। स्लीपर सेल को पकड़ने के लिए यूपी एटीएस रेड्स कर रही है। उसने कई जगहों पर रेकी की, जिसमें कई शहर शामिल है। आतंकी का देहरादून कनेक्शन भी सामने आया है और देहरादून में एटीएस इस वक्त छापेमारी कर रही है। इस बीच खबर है कि अलकायदा चीफ अल जवाहिरी के खात्मे के बाद चेन्नई में अमेरिकी कॉन्सुलेट की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। तमिलनाडु सरकार ने यह कदम केंद्रीय एजेंसियों से मिले अलर्ट के बाद उठाया, क्योंकि खबर है कि अलकायदा चीफ अल जवाहिरी की मौत के बाद अमेरिकी ठिकाने आतंकियों के निशाने पर हैं। अमेरिका ने जवाहिरी को काबुल में उसके ठिकाने पर ठिकाने लगा दिया था। ये ड्रोन अटैक इतना सीक्रेट था कि अफगानिस्तान में शासन करने वाले तालिबान को इसकी भनक तक नहीं लगी। बाइडेन ने जब ये बात दुनिया को बताई तो खलबली मच गई। खबर आई कि तालिबान नेता सर छिपाते फिर रहे हैं, लेकिन अब खबर आई कि अलकायदा बदला लेने की फिराक में है। सूत्र बता रहे हैं कि भारत की सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की टिप मिली थी, जिसके बाद उन्होंने भारत में अमेरिका के दूतावास और कॉन्सुलेट की सुरक्षा के लिए अलर्ट जारी कर दिया। पता चला है तमिलनाडु सरकार ने इसी अलर्ट की वजह से अपनी स्पेशल साइबर क्राइम विंग को काम पर लगा दिया और चेन्नई में अमेरिकी कॉन्सुलेट की सुरक्षा बढ़ा दी गई। खबर है कि तमिलनाडु की स्पेशल साइबर क्राइम विंग पता लगा रही है कि सोशल मीडिया के जरिए जवाहिरी की मौत का बदला लेने से जुड़े कैसे मैसेज सर्कुलेट हो रहे हैं। वैसे केवल चेन्नई में अमेरिकी कॉन्सुलेट पर ही नहीं, बल्कि दिल्ली में अमेरिकी दूतावास पर भी कड़ी सुरक्षा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अलकायदा और तालिबान मिलकर अमेरिका से बदला लेने के मूड में है, जिसके लिए वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएंगे। इधर जम्मू कश्मीर में सेना के कैंप पर हुए हमले की जांच तेज कर दी गई। एनआईए की एक टीम राजौरी पहुंची, जहां उसने 2 दिन पहले हुए आतंकी हमले के मामले पर सेना के कैंप में जवानों और अधिकारियों से जानकारी जुटाई। आशंका है कि राजौरी में आर्मी कैंप पर हुए इस हमले में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ हो सकता है। इस आतंकी हमले में शहीद हुए 4 जवानों को जम्मू में श्रद्धांजलि दी गई। देश के कई राज्यों में आसमान से पानी की शक्ल में आफत बरस रही है। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से छोटी बड़ी तमाम नदियां उफान पर हैं। सबसे ज्यादा बुरे हालात तो पहाड़ी राज्यों के हैं, क्योंकि वहां भारी बारिश के साथ दरकते पहाड़ों ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। तो वहीं महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में भी भारी बारिश की वजह से त्राहिमाम मचा हुआ है। बाढ़, बारिश और दरकते पहाड़ से जुड़ी 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग राज्यों से ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पर लोगों के सामने मुसीबत ही मुसीबत नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कार का रेस्क्यू किया गया। सैलाब के बीच फंसी कार को बाहर निकाला गया। इसके अलावा अलग अलग राज्यों से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सैलाब का सितम साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और सबसे ज्यादा मुश्किल हालात पहाड़ी इलाकों में बने हुए हैं, क्योंकि वहां पर लगातार भारी बारिश के साथ ही नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है और पहाड़ भी दरक रहे हैं। उधर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पहाड़ खिसकने की वजह से पानी की एक पाइपलाइन फट गई, जिसकी वजह से आसपास के खेतों में लगी फसल को भारी नुकसान पहुंचा। पिछले कई दिनों से इलाके में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पहाड़ों के दरकने और टूटने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। कुल्लू में भी पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर जमीन पर आ गया, लेकिन पहाड़ से आए बड़े बड़े पत्थरों की चपेट में आने से वहां से गुजरने वाली पानी की एक पाइपलाइन फट गई, जिसके बाद आसपास के इलाके में मानो बाढ़ आ गई।
पाइप के फटने की वजह से हजारों लीटर पानी आसपास के खेतों में फैल गया। जो तस्वीरें सामने आई उनमें फटी हुई पाइपलाइन से बड़ी मात्रा में पानी गिरता दिखाई दिया। देखने से ऐसा लगा जैसे वहां कोई झरना बह रहा हो। टमाटर की फसल बर्बाद, पूरे खेत बर्बाद। लोगों का आरोप है कि पानी की पाइपलाइन फटने की जानकारी फौरन ही प्रशासन को दे दी गई थी, लेकिन कई घंटे गुजरने के बाद भी पानी की सप्लाई बंद नहीं की गई, जिसकी वजह से उनकी फसलें बर्बाद हो गई। उधर आदमखोर कहा जाने वाला कुत्ता पिटबुल गुरुग्राम में हुई एक घटना की वजह से सुर्खियों में आ गया। एक महिला पर पिटबुल कुत्ते ने ऐसा हमला किया कि महिला की जान पर बनाई। किसी तरह महिला को कुत्ते से बचा तो लिया गया, लेकिन जान बचाने के लिए उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पहुंचाना पड़ा, जहां कई घंटों तक डॉक्टर उसके इलाज में लगे रहे। कुत्ते ने मुन्नी नाम की महिला के सिर पर हमला किया था। सड़क पर गिरी महिला को पिटबुल कुत्ता नोचता रहा और तड़पती हुई महिला चीखती रही। सड़क पर मौजूद लोगों ने किसी तरह उसे बचाया, तब जाकर उसकी जान बच पाई। परिवार वाले शुक्र मना रहे हैं कि मुन्नी की जान सलामत है, क्योंकि पिटबुल कुत्तों के हमलों का रिकॉर्ड बेहद खराब है। ये कुत्ते इस कदर बदनाम हैं कि एक बार जिस पर झपट पड़े तो जान लेकर ही छोड़ते हैं। पिटबुल कुत्ते इससे एक महीना पहले भी सुर्खियों में आए थे। उस वक्त ब्राउनी नाम के कुत्ते ने अपनी ही मालकिन पर हमला कर दिया था। हमले में बुजुर्ग महिला की जान चली गई थी, जिसके बाद लखनऊ नगर निगम की टीम ने उस कुत्ते को हिरासत में ले लिया था। पिटबुल कुत्तों के हमले सिर्फ लखनऊ या गुरुग्राम नहीं, बल्कि देश के कई शहरों में हो चुके हैं। गुरुग्राम में हुई घटना ने एक बार फिर लोगों के दिलों में पिटबुल की दहशत पैदा कर दी। लेकिन जिस पिटबुल कुत्ते ने गुरुग्राम में महिला पर हमला किया, उस कुत्ते की मालकिन ने सारे आरोपों को गलत बताया। महिला का दावा है कि उसके कुछ पड़ोसी साजिश के तहत इस तरह के आरोप लगा रहे हैं ताकि उनके कुत्ते को छीना जा सके। कुत्ते की मालकिन नीतू के पति गुजर चुके हैं, जबकि उनके बच्चे विदेश में हैं। नीतू दावा करती हैं कि पिटबुल कुत्ता उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए रखा हुआ है। न्यूज 18 की टीम उनके घर के बेसमेंट में भी पहुंची, जहां वो पिटबुल को रखती हैं। बेसमेंट के कोने में एक कमरे में पिटबुल को बंद रखा गया था। नीतू जैसे ही उसके पास पहुंची, किसी माँ बेटी की तरह दोनों के बीच दुलार शुरू हो गया। इस पे आरोप लग रहा है कि इसने किसी महिला को हमला करके घायल कर दिया। नहीं, ये सब झूठी है। घटना से जुड़े कुछ सीसीटीवी वीडियो भी सामने आए हैं। कहा जा रहा है कि जिस वक्त घटना हुई, पिटबुल कुत्ता अपने आप ही घर से निकल गया था। वो बिल्कुल अकेला घर के बाहर टहलता दिखाई दिया। माना जा रहा है कि जिस वक्त उसने हमला किया, उस वक्त भी उसके साथ घर का कोई सदस्य नहीं था। नीतू दावा कर रही है कि उनके कुत्ते पर कुछ लोगों ने हमला किया, जिसकी वजह से वो बेकाबू हो गया। मारेगा तो ऑब्वियस है, रिटेलिएट करेगा। वो इतना प्यारा बच्चा है। हमारी टीम काफी देर तक नीतू के साथ रही, लेकिन वो पिटबुल कुत्ते को उसके कमरे से बाहर निकालने का जोखिम नहीं उठा पाई। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। पिटबुल कुत्ते अपने मिजाज के लिए पूरी दुनिया में पहले से बदनाम हैं। पालतू कुत्तों का कारोबार करने वाले भी इन कुत्तों को बेचने से पहले लोगों को खास चेतावनी तक देते हैं। यहाँ तक कि कई लोग तो इन कुत्तों को बेचने से परहेज भी करते हैं। माना जाता है कि इन कुत्तों के स्वभाव में कुछ खास तरह की परेशानी देखी जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि घर के किसी एक ही सदस्य को ये मालिक मानते हैं, जिसके साथ वो बहुत लगाव करते हैं। उसके अलावा ये कुत्ते घर के बाकी सदस्यों को भी मालिक नहीं मानते, और अगर इनका मूड बिगड़ जाए तो उन पर भी हमला कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि ये खतरनाक शिकारी कुत्ते हैं। एक बार अगर ये किसी पर हमला कर दें तो उसे छोड़ना इनकी फितरत में नहीं है। इसीलिए कुत्तों के हमलों में जान जाने के सबसे ज्यादा मामले पिटबुल कुत्तों के ही सामने आते हैं। इसीलिए पिटबुल को दुनिया का सबसे खतरनाक कुत्ता कहा जाता है, जिसकी सबसे ताजा मिसाल गुरुग्राम में दिखी। हमले में घायल हुई मुन्नी अब घर लौट चुकी है, लेकिन काम कब शुरू कर पाएगी कहना मुश्किल है। पता चला है कि मुन्नी पर हमले के वक्त सड़क से गुजर रहे एक शख्स ने उसकी जान बचाई। बड़ी चतुराई से उस अनजान शख्स ने उसे पिटबुल से बचाकर अपनी कार में खींच लिया। अंकल ने ऐसा हाथ पकड़ के गाड़ी में उठा लिया तो मैं बस गई। मुन्नी और उसका पति दोनों ही मजदूर हैं, लेकिन इस चोट ने उनकी जिंदगी को ही पटरी से उतार दिया है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। जांच की जा रही है कि आखिर हमले की वजह क्या थी, लेकिन माना यह जा रहा है कि कुत्ता हमले के वक्त बिल्कुल अकेला था। मतलब ये कि सड़क पर उसकी देखरेख करने वाला, उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। हालांकि यूरोप के कई देश ऐसे हैं जहां पिटबुल कुत्ते रखने पर बैन लग चुका है। अमेरिका में ऐसा कानून तो नहीं है, लेकिन अब लोग पिटबुल नस्ल के कुत्ते रखने से ही तौबा करने लगे। इसलिए इससे जुड़े आंकड़े हैरान करने वाले हैं। अमेरिका की एक संस्था ने आंकड़ा दिया कि जितने पिटबुल कुत्ते अमेरिका में हैं, उनमें 50% मतलब आधे कुत्ते या तो बिक्री के लिए या फिर गोद लेने के लिए उपलब्ध हैं। मतलब इन कुत्तों के मालिक इन्हें छोड़ने के लिए बेताब हैं। इसकी वजह भी समझना मुश्किल नहीं है। 2009 से 2018 के बीच अमेरिका और कनाडा में 3,569 लोगों की जान पिटबुल कुत्तों के हमलों में चली गई। 3,500 लोग केवल पिटबुल कुत्तों के हमलों में मारे गए। इनमें
कितनी घटनाएं सिर्फ अमेरिका की हैं ये तो साफ नहीं है, लेकिन अमेरिका से जुड़ा हैरान करने वाला आंकड़ा यह है कि कुत्तों के हमलों में मरने वाले लोगों में 80% ऐसे रहे जिन पर पिटबुल कुत्तों ने हमला किया। अब इससे जुड़ा एक और आंकड़ा है जो चौंकाने वाला है। अमेरिका में पिटबुल कुत्तों की कुल गिनती करीब 45 लाख है, लेकिन देश में मौजूद अमेरिका में मौजूद कुल पालतू कुत्तों में यह गिनती 6% से भी कम है। मतलब केवल 6% कुत्ते अमेरिका में कुत्तों के हमलों में हुई 80% मौतों के जिम्मेदार हैं। इधर दिल्ली में 2000 जिंदा कारतूस पकड़े गए। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में पुलिस ने करीब 2000 कारतूस के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर की डल झील में आयोजित तिरंगा रैली में हिस्सा लिया, जबकि सीआरपीएफ ने डल झील के पास तिरंगा रैली निकाली। टीएमसी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पवन वर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सलमान रश्दी की हालत नाजुक बनी हुई है। वेंटिलेटर सपोर्ट पर है सलमान रश्दी, अपनी एक आंख खो सकते हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। न्यूयॉर्क के शुटोक्वा शहर में उन पर हमला किया गया, चाकू से ताबड़तोड़ उनके ऊपर अटैक किए गए, जिसके बाद तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन खबर ये सामने आ रही है कि इस वक्त उनकी हालत नाजुक बनी हुई है और वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। बड़ी खबर न्यूयॉर्क से आपको बता रहे हैं। न्यूयॉर्क के शुटोक्वा शहर में वो एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और जैसे ही मंच पर वो पहुंचे, एक संदिग्ध व्यक्ति उनकी तरफ बढ़ता है और उसने ताबड़तोड़ अटैक किए उनके ऊपर, चाकू से उनके ऊपर कुछ ही सेकंड के अंदर ताबड़तोड़ अटैक कर दिए गए। 15 से 20 बार उनकी गर्दन पर ये हमला किया गया, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त जो निकलकर सामने आ रही है, उन्हें अस्पताल में जहां भर्ती कराया गया है वहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है और वो इस वक्त वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और अपनी एक आंख खो सकते हैं।